एंड वेलकम टू द क्लास। मुस्लिम लॉ में गिफ्ट के बारे में आज हम स्टडी करेंगे और मुस्लिम लॉ में गिफ्ट को बोलते हैं हिबा। तो हिबा क्या होता है उसको बिल्कुल हम पढ़ेंगे इस क्लास में, लेकिन उससे पहले एक बात जान लेते हैं कि मुस्लिम लॉ के अंडर एक मुस्लिम व्यक्ति जो होता है वो दो तरीके से गिफ्ट बना सकता है। जब वो जीवित होता है तब भी गिफ्ट बना सकता है, और जब वो जीवित नहीं होता मतलब उसके मरने के बाद भी वो गिफ्ट कर सकता है। जब व्यक्ति जीवित होता है तो उसको बोलते हैं कि जब वो गिफ्ट दे रहा है तो बोलते हैं इंटर विवोस डिस्पोजिशन, और जब वो मृत होता है मतलब वो अब मर जाता है उससे पहले वो गिफ्ट बना करके जाता है उसको बोलते हैं टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन। तो जब टेस्टामेंट्री मतलब जो वसीयत के थ्रू वो बना करके लिख के गया है गिफ्ट दे रहा है, उस गिफ्ट में देखने वाली बात यह है कि उसमें वो 1/3 प्रॉपर्टी को गिफ्ट दे सकता है, लेकिन जब वो जीवित है और वो कितना गिफ्ट बना रहा है उसकी कोई क्वांटम मेंशन नहीं है। तो इस बात को जानने के बाद देख लेते हैं कि गिफ्ट की पूरी डेफिनेशन क्या है, और डेफिनेशन से निकल के आ जाएगा हमारे पास कि क्या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है होती हैं गिफ्ट की। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले समझेंगे डेफिनेशन गिवन बाय हेदिया, जिसमें बोलते हैं कि हिबा एक अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है एक एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में मेड इमीडिएटली एंड विदाउट एनी कंसिडरेशन। इनको इस डेफिनेशन को हम पार्ट्स में पढ़ेंगे और यही हमारी कैरेक्टरिस्टिक है। पहली बात, ये अनकंडीशनल ट्रांसफर है। अनकंडीशनल किसी कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। जब भी कोई व्यक्ति गिफ्ट बना रहा है, गिफ्ट में कोई व्यक्ति कुछ प्रॉपर्टी दे रहा है, चाहे वो मूवेबल है चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी है दूसरे व्यक्ति को, तो वो किसी कंडीशन पे बेस्ड नहीं होगा। दूसरी बात ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है। अब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट हमने पढ़ा था, पूरा क्लियर कर रखा है। उसमें ये बात भी पढ़ी थी कि जो गिफ्ट के प्रोविजन है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होते। जैसे सेक्शन 123 टीपी एक्ट का हमें ये कहता है कि रिटेन होना जरूरी है जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ये चीज जो है एप्लीकेबल नहीं होती है मुस्लिम लॉ में। या मुस्लिम में जब मुस्लिम लॉ के अंडर जब हम हिबा कर रहे हैं या गिफ्ट दे रहे हैं तो चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसका लिखना कंपलसरी नहीं है। वॉलंटरी है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो ना लिखिए। लेकिन जब हम टीपी एक्ट पढ़े थे तो हमने पढ़ा था सेक्शन 123 में वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि रिटर्न में होगा जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा। जो प्रोविजंस है गिफ्ट के वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ये हम पहले ही टीपी एक्ट में भी पढ़े थे। तो ये कहता है अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में। बता दिया आपको वो प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी, बस शर्त इतनी है कि वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, उसका अस्तित्व होना चाहिए। कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फ्यूचर में होगी तो उसका जो ट्रांसफर यहाँ पर नहीं माना जाएगा। इसके अलावा हमने टीपी एक्ट में सेक्शन 6 में पढ़ा था कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वो जो नॉन ट्रांसफरेबल है उनका भी ट्रांसफर यहाँ पर नहीं हो सकता। तो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए और ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। मेड इमीडिएटली मतलब जैसे ही उसको कहा कि मैं गिफ्ट दे रहा हूं उसको तुरंत ही वो ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर कर दे विदाउट एनी कंसिडरेशन, बदले में कुछ नहीं ले। अगर बदले में कुछ लिया जा रहा है तो या तो वो एक्सचेंज हो जाएगा या फिर सेल हो जाएगा, तो गिफ्ट तो रहा ही, गिफ्ट तो तभी होगा जब विदाउट कंसिडरेशन होगा। तो ये डेफिनेशन और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताते हैं मुस्लिम लॉ के अंडर गिफ्ट की क्या होती हैं। फिर एसेंशियल्स क्या है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो होनी जरूरी है जब हम मुस्लिम लॉ में गिफ्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब गिफ्ट दिया जाएगा, तो ये डिक्लेरेशन कौन बनाएगा? ऑब्वियस सी बात है जो गिफ्ट देगा वही बनाएगा। तो जो गिफ्ट देगा उसको कौन बोलते हैं? डोनर। टीपी एक्ट में पढ़ लिया था। जिसको गिफ्ट मिलेगा उसे कौन बोलते हैं? डोनी। तो डोनर जो होता है डिक्लेयर करता है कि मैं ये गिफ्ट दूंगा, फला व्यक्ति को गिफ्ट दूंगा। अब वो डिक्लेरेशन ओरल भी दे सकता है, रिटन भी दे सकता है, कंपलसरी कुछ नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया टीपी एक्ट का प्रोविजन ये एप्लीकेबल नहीं है कि रिटन होना जरूरी है मूवेबल प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में। ओरल भी डिक्लेरेशन बन सकती है, रिटन भी बन सकती है। एक्सप्रेस होनी चाहिए, क्लियर वर्ड होनी चाहिए, एम्बिगियस वर्ड नहीं होने चाहिए, वेग वर्ड्स नहीं होने चाहिए। आइडेंटिफाई होना चाहिए व्यक्ति ये कह रहा है मतलब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है और इस तरह से ट्रांसफर कर रहा है, और वो भी विदाउट कंसिडरेशन कर रहा है। कंसेंट फ्री होनी चाहिए, कहने का मतलब वही जो सेक्शन 13 में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं कि कोई कोर्जन
नहीं होगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी, फ्री कंसेंट होगी और बोनाफाइड इंटेंशन होगी। ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ में गिफ्ट दिया जा रहा है। अगर डिफ्रॉड करने के लिए, कोई फ्रॉड करने के लिए, क्रेडिटर्स को धोखा देने के लिए गिफ्ट बनाया जा रहा है तो वो भी क्या होगा, वो भी यहाँ पर एक जो है वैलिड हिबा नहीं बनाता। तो ऑनेस्ट इंटेंशन होना जरूरी है। अब कह दिया हमने कि डिक्लेरेशन में ये चीजें होनी जरूरी है, तो जो डिक्लेयर कर रहा है मतलब डोनर, उसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होनी जरूरी है। जैसे कि वो कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। कैसे कॉम्पिटेंसी का मतलब, अडल्ट होना जरूरी है। अब अडल्ट की बात को समझिएगा, जितनी भी बात हमने करी है उसमें कहेंगे कि 18 साल का होना जरूरी है, लेकिन अगर कोर्ट ऑफ बोर्ड्स के अंदर वो सुपरविजन में है तो उसमें जो होगा वो 21 ईयर्स का होना जरूरी है। फिर साउंड माइंड है, होना जरूरी है, सेन होना चाहिए, इनसेन नहीं। हालांकि ल्यूसिड इंटरवल्स के दौरान, मतलब जैसे अगर कोई व्यक्ति को उसको दौरे पड़ते हो किसी तरीके के, कोई बीमारी के, अनसाउंड माइंड के, तो जब वो ठीक है उस दौरान वो कोई गिफ्ट बनाता है तो वो वैलिड होगा। मुस्लिम होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। जो भी डोनर होगा, जो डिक्लेयर कर रहा है हिबा, गिफ्ट बना रहा है, जिसको हमने मुस्लिम लॉ में हिबा कहा है, वो व्यक्ति मुस्लिम होना जरूरी है। अगर नॉन मुस्लिम है और वो बोल रहे मैं हिबा बना रहा हूं तो वो जो होगा हिबा नहीं कहलाया जाएगा। वैलिड होने के लिए व्यक्ति को मुस्लिम होना जरूरी है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ उस व्यक्ति के पास राइट भी होना चाहिए, ओनरशिप भी होनी चाहिए। भाई बोले मैं गिफ्ट बना रहा हूँ, मैं ये प्रॉपर्टी, फला प्रॉपर्टी में गिफ्ट दे रहा हूँ, लेकिन उसके पास वो प्रॉपर्टी है ही नहीं। जैसे मैं बोलने लगूं कि मैं जो है किसी व्यक्ति को जो है ये ताज होटल गिफ्ट दे रही हूँ, तो ताज होटल तो मेरा है ही नहीं, है ना। तो दैट इज व्हाट की राइट होना चाहिए, ओनरशिप होना जरूरी है। दैट इज व्हाट की राइट होना जरूरी है, तभी वो ट्रांसफर कर सकता है। तो ये कॉम्पिटेंसी ऑफ डोनर हो गई। फिर एक्सेप्टेंस दूसरी एसेंशियल है। तो जो डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन अगर डोनी ने एक्सेप्ट नहीं किया गिफ्ट तो गिफ्ट पूरा नहीं होगा। ये कई बार एग्जाम में आ जाता है कि एक व्यक्ति है ए, उसने डिक्लेयर करा कि मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं, और डोनी जो है बी वो एक्सेप्ट करता गिफ्ट, उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है। तो ये वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा? ध्यान रखिएगा, ये इनवैलिड होगा। अगर एक्सेप्टेंस उसने डेथ से पहले दे दी थी तो ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने कहा एक्सेप्टेंस से पहले उसकी डेथ हो जाती है तो वो गिफ्ट नहीं बनेगा। ऐसा कई बार प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। एक्सेप्टेंस में डोनी ने एक्सेप्ट कर लिया हो गिफ्ट को। अब जब एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो हमने कहा कि उसमें भी कॉम्पिटेंसी की बात हुई। तो कॉम्पिटेंसी की बात हुई तो सबसे पहले बात देखिएगा, अगर एक व्यक्ति चाइल्ड इन वॉर्म है, यानी कि अब एक माता की गर्भ में है, तो क्या वो एक कॉम्पिटेंट डोनर है? जी बिल्कुल है। जैसे कि यहाँ एक जो डोनर है उसको तो अडल्ट होना जरूरी है, लेकिन डोनी को अडल्ट होना जरूरी नहीं है। वो अगर चाइल्ड इन वॉर्म है तो भी जो है उसको जो है डोनेट किया जा सकता है, मतलब उसको दान में, उसको गिफ्ट जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन उसके जन्म जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। मतलब जैसे आज की डेट में उसको गिफ्ट दिया गया है, वो अभी गर्भ में है और उसकी 6 महीने के अंदर अंदर जो है बर्थ हो जानी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो जो है वैलिड जो है गिफ्ट है, या फिर हम कहें कि हाँ वो डोनी की कॉम्पिटेंसी है कि वो डोनी बन सकता था। लेकिन अगर 6 महीने से ज्यादा का टाइम लग रहा है तो उस केस में फिर उसको जो है डोनी नहीं माना जाएगा, या उसको जो है गिफ्ट नहीं दिया जा सकता। दूसरा, किसी ज्यूरिस्टिक पर्सन को भी गिफ्ट दिया जा सकता है। ज्यूरिस्टिक पर्सन जैसे कंपनी है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई फॉर्म है, उस केस में उसका जो मैनेजर होगा वो डोनी बन जाएगा, मतलब एक्सेप्ट कर लेगा। जो इंस्टीट्यूशन है, जो जिसकी ज्यूरिस्टिक की हमने बात की, ज्यूरिस्टिक पर्सन है ना, कंपनी ज्यूरिस्टिक पर्सन होती है, ठीक है, फॉर्म ज्यूरिस्टिक पर्सन हो गई, उसके बिहाफ पे उसका जो मैनेजर है वो एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो मान लिया जाएगा कि एक्सेप्टेंस हो गई। इसके अलावा अगर व्यक्ति इंसेन है या माइनर है तो वो भी डोनी बन सकता है। तो ये तो हो गई कॉम्पिटेंसी इन केस ऑफ डोनी। तो डोनी की क्या क्या कॉम्पिटेंसी होती है, ये होती है। इसके अलावा अगर एक से ज्यादा अगर डोनी है तो वो भी हो सकते हैं। उसमें भी 2 केस आ जाते हैं। पहले तो ये जब डोनर था उसने बता दिया कि जैसे ए है, एग्जाम्पल समझ लो, ए है, वो बी और सी को गिफ्ट देता है, तो क्या दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। अब इसमें 2 केस है। उसने देते हुए गिफ्ट को, जैसे ये घर दिया, उसने बता दिया घर का इतना हिस्सा बी का, घर का इतना हिस्सा सी का, तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन अगर उसने बताया नहीं कितना हिस्सा किसका, बता दिया कि बस मैंने गिफ्ट दिया आपको, तो उस केस में ये दोनों जो होंगे टेनेंट्स इन कॉमन बन जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा।
तो ये तो हो गया दोनों की कॉम्पिटेंसी। फिर आता है डिलीवरी ऑफ पोजेशन। तो हमने अभी यहाँ पढ़ा था कि डिलीवरी होनी जरूरी है, इमीडिएटली ट्रांसफर होना जरूरी है। तो डिलीवरी जो होगी वो एक्चुअल भी हो सकती है और वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। अब हमें अच्छे से पता है, ये हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी पढ़े और काफी बार पढ़ चुके होंगे। एक्चुअल की बात तो हो गई कि जैसे कुछ गुड्स हैं, कुछ बोरे में सामान रखा है, वो दे दिया है, वो गिफ्ट हमने आपको दे दिया। कंस्ट्रक्टिव घर है तो घर उठा के तो कैसे दिया जाएगा, तो चाबी दे दी, ये घर आपका हो गया। गाड़ी है तो गाड़ी उठा के नहीं देंगे, गिफ्ट दे दिया उसको, कैसे, कार की चाबी दे करके। तो दैट इज व्हाट कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होनी जरूरी है, पोजेशन की यहाँ पर बात हुई। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जहां पर पोजेशन ना भी होगा तब भी वैलिड जो है हिबा बन जाएगा। जैसे कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई गिफ्ट देता है तो उसमें अगर वो डिलीवरी नहीं देता, मतलब पोजेशन की डिलीवरी नहीं देता, तो भी काम चल जाएगा। या फिर अगर बात करें गार्डियन है, वो अपनी वार्ड्स को कोई गिफ्ट देता है, उसमें भी अगर वो प्रॉपर्टी की पोजेशन की डिलीवरी नहीं देता तो भी जो है वैलिड माना जाएगा गिफ्ट को। या फिर अगर जो गिफ्ट दिया जा रहा है घर, उसमें जो दोनों व्यक्ति हैं देने वाले, ऐसे भी हम इसी केस की बात करें, ए बी सी है, तीनों इसी घर में रहते हैं, ए बी और सी को गिफ्ट देना चाहता है तो वो तभी भी दे सकता है, मतलब उसमें चाबी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए तो ऑलरेडी रह रहा है उसके अंदर, तो भी गिफ्ट दिया जा सकता है बी और सी को। तो ऐसे भी दिया जा सकता है, जब ने बोला एक्सेप्शन के तौर पे काम कर सकते हैं। फिर अब आ जाता है हिबा कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले आ जाता है हिबा बिल इवाज, दूसरा है हिबा बा शर्तुल इवाज, तीसरा सदका और चौथा है अरिय। अब देखिए हिबा बिल इवाज, इसका मतलब समझिए, हिबा माने गिफ्ट, बिल मतलब विद, और इवाज का मतलब होता है कंसिडरेशन। तो यानी कि जो कंसिडरेशन के साथ में गिफ्ट दिया जा रहा है तो उसको बोलेंगे हिबा बिल इवाज। अब यहाँ मेरी बात समझिएगा, क्योंकि हमने पहले ही हिदे की डेफिनेशन में पढ़ा कि कंसिडरेशन के बिना होता है गिफ्ट, तो इसको एक्चुअल में गिफ्ट नहीं बोला जाएगा, इसको या तो सेल हो जाएगा या एक्सचेंज हो जाएगा। ये इसका लीगल इंसिडेंस ये होगा। तो क्या कह रहे हैं, हिबा बिल इवाज का मतलब जब भी कंसिडरेशन को लिया जा रहा है गिफ्ट देने के बदले तो उसे बोलते हैं हिबा बिल इवाज। जैसे कि ए ने बी को अपना जो है कंप्यूटर गिफ्ट किया, ए ने बी को कंप्यूटर गिफ्ट किया, बी ने इसके बदले में खुश होके से फॉर इंस्टेंस अपना मोबाइल गिफ्ट कर दिया, या कोई नया मोबाइल लेके गिफ्ट कर दिया, तो इसको बोलेंगे हिबा बिल इवाज, क्योंकि उसने कहा कि इसने मुझे कंप्यूटर दिया था इसलिए मैं इसको मोबाइल दे रहा हूं। ध्यान रखिएगा, अगर ये चीज स्पेसिफाई है कि इसने मुझे कंप्यूटर दिया इसलिए मैंने मोबाइल लिया, तो इसको हिबा बिल इवाज बोलेंगे। लेकिन अगर ये इसने पहले कंप्यूटर दे दिया, फिर इसने कभी बाद में जाके कहीं फिर दोबारा किसी दिन इसको मोबाइल दिया, तो वो हिबा बिल इवाज नहीं कहलाया जाएगा। ये पैरेलल होनी जरूरी है, मतलब कि अगर इसने कंप्यूटर दिया तो इसने मोबाइल दिया, उसके बदले में होना जरूरी है। अगर टाइम पीरियड अलग अलग है, उसके बाद मतलब उनका जो कंडीशंस में दे रहे हैं वो कंडीशंस अलग अलग हो जाती हैं, तो फिर वो हिबा बिल इवाज नहीं कहलाया जाएगा। जैसे अगर हमें किसी दुकान पे कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं तो हम जो भी सामान लेते हैं तुरंत पैसे देते हैं। आज हम सामान लेके आ गए, कल फिर हमने 4 दिन बाद 5 दिन बाद हम फिर सामान लेने गए और फिर हमने क्या किया, उसको जो आज के सामान के पैसे थे वो दे दिए। अब पहले वाले कैलकुलेट हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही चीज हो रही है कि अगर हम आज गिफ्ट कर रहा है ए बी को कंप्यूटर, तो वो आज ही मोबाइल उसके बदले, जैसे अगर हम किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो वहां गिफ्ट लेके गए, वहां पर रिटर्न में हमें गिफ्ट मिल गया, रिटर्न गिफ्ट उसको बोला, तो उसका मतलब उस गिफ्ट के बदले में हमें गिफ्ट मिल गया, दैट इज रिटर्न गिफ्ट, दैट इज व्हाट रिटर्न गिफ्ट। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हिबा बिल इवाज का मतलब जब गिफ्ट मिला उसके तुरंत बाद उसी के बिहाफ में, उसी के रिटर्न में गिफ्ट मिलना, उसको बोलेंगे हिबा बिल इवाज। अब यहाँ पर अगर गिफ्ट के बदले गिफ्ट मिल रहा है, यानी किसी चीज के बदले कोई चीज मिल रही है, तो वो तो एक्सचेंज हो गया। लेकिन अगर पैसा मिल रहा है तो वो सेल हो गया। इसका लीगल इंसिडेंस ये होगा। फिर हिबा बा शर्तुल इवाज, यहाँ पर एक वर्ड यूज हो गया शर्तुल, तो शर्त यहाँ पर आ गई। शर्त का मतलब यहाँ पर कंडीशन आ गई। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि मैं आज आपको ये गिफ्ट दे रहा हूं तो आपको भी मुझे गिफ्ट देना होगा। अब यहाँ देखिएगा कि आपको भी मुझे ये देना होगा, जो भी बात कह रहे हैं,
यहाँ पर तो कह रहे हैं सेल या एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन ये सेल और एक्सचेंज नहीं होगा। भले ही कंडीशन रख दी कि आपको मुझे देना होगा या ये करना होगा, शर्त रख दी है, उसके बावजूद भी इसको हिबा ही कंसिडर किया जाएगा। इसको ये कंसिडर नहीं किया जाएगा कि वो सेल या एक्सचेंज हुआ। फिर सदका की बात करें तो सदका जो है वो क्या होता है, वो स्पिरिचुअल गेन के लिए होता है, जनरली रिलीजियस बेनिफिट के लिए होता है, भगवान के प्यार को पाने के लिए दिया जाता है। तो सदका जो होता है वो रिच को भी दिया जा सकता है, पुअर को भी दिया जा सकता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इस चीज के बीच में। और सदका भी एक तरीके से गिफ्ट माना ही गया है। फिर अरियत की बात करें तो ये यूसुफ वृक्ष में आता है, यूसुफ वृक्ष में आता है। अब यूसुफ वृक्ष तो हमें पता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कहाँ पर, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में, कि बेनिफिट होता है। क्या होता है, बेनिफिट होता है। जैसे ए है, ए का कोई बाग है, ठीक है, बाग में अब आम के पेड़ लगे हुए हैं, ये तो घास लग रही होगी आपको, बट आम के पेड़ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ए है, ए का बाग है, बाग में आम के पेड़ लगे हैं, तो वो बोलता है बी को कि मैं आपको गिफ्ट करता हूं कि जो भी आम आएंगे वो आपके। तो इस आम के फसल के दौरान की जो रक्षा होगी, या फिर जो कहना चाहिए रख रखाव है, या फिर जो जिम्मेदारी है, या फिर जो अथॉरिटी है, वो बी के पास आ गई, क्योंकि जो आम आएंगे वो बी के हैं। तो यूसुफ वृक्ष या अरियत का मतलब ये होता है कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए किसी व्यक्ति को कोई गिफ्ट देना किसी प्रॉपर्टी से होने वाले बेनिफिट को लेने के लिए, क्योंकि यूसुफ वृक्ष किसी प्रॉपर्टी से बेनिफिट होता है। तो ये 4 तरीके की गिफ्ट हो गए जो कि हम बात करते हैं मुस्लिम लॉ में हिबा के कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि उस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि गिफ्ट रिवोकेट हो सकते हैं या नहीं, रिवोकेशन हो सकता है गिफ्ट का कि नहीं हो सकता। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है मूशा, उसको भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आज की क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो नेक्स्ट क्लास के लिए भी बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।